जी। हाँ, आपने याद दिलाया, अच्छा किया, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमने परसों आदि व्याधि और उपाधि के बारे में बातें की थी। इसमें जो व्याधि है वो शरीर की बीमारी के बारे में हम उसको देखते हैं। और ज्यादातर जो बीमारी के ऊपर काम करने वाली जितनी सिस्टमें हैं, थोड़ी देर के लिए मैं उसको शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ, फिर इसको आगे हम खोल के देखेंगे। तो शारीरिक समस्याएं को ठीक करने के लिए दुनिया में काफी प्रकार की सारवार पद्धतियां अवेलेबल है। इसमें सबसे ज्यादा कोई पद्धति काम कर रही है तो वो है एलोपैथी। एलोपैथी दुनिया के सारे देश में एडॉप्टेड है, लेकिन हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति से चलती आई जो पद्धति है वो है आयुर्वेद। भगवान धन्वंतरी उसके भगवान माने जाते हैं, पद्धति के, आयुर्वेद के। और इसके साथ योग शास्त्र। पहले के जन्म जमाने में योग योगियों के लिए माना जाता था कि भाई जो योगी है, जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय में रहते हैं, वो लोग ही योग का प्रयोग करते थे। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले 25 साल में बाबा रामदेव ने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और साथ में नरेंद्र मोदी साहब का सपोर्ट मिल गया तो पूरी दुनिया ने उसको एडॉप्ट किया। और इंटरनेशनल योगा दिन की तरह उसको मनाया जाने लगा पूरी दुनिया में। योग और आयुर्वेद ये हमारी धरोहर है। एलोपैथी वो अंग्रेजी लोगों का सब्जेक्ट है, जो लोग हर चीज में एविडेंस मांगते हैं। एलोपैथी का रिसर्च, डेवलपमेंट, बीमारी के बारे में डिटेक्शन के लिए जो पद्धतियां उन्होंने डेवलप की है, लेबोरेटरी टेस्ट से लेके अलग अलग प्रकार के टेस्ट से वो लोग कहाँ कौन सी जगह क्या समस्या है वो ढूंढने का जो साइंस उन लोगों ने जो डेवलप किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एलोपैथी वाले बीमारी की सारवार नहीं करते, बीमारी को कंटिन्यू रख के लाइफ लंबी कैसे रखी जाए। यानी मान लो डायबिटीज है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करके पेशेंट को कैसे लंबी जिंदगी दे सके, उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। इसी तरह सब बीमारी में बीमारी ठीक नहीं करते हैं ये लोग। और पूरी दुनिया में उन लोगों का ये हालत है कि बीमारी ठीक नहीं करने के कारण उन लोगों ने सारी सरकारों के ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के ऐसे कानून बनवा दिए। और हमारे इंडिया में भी ऐसे कानून है कि भाई डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां आप मिटा सकते हो ऐसा दावा नहीं कर सकते। किसी का मिट जाए तो ठीक है, लेकिन आपकी सिस्टम से वो मिट गया ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। ऐसे कानून बनवा दिए हैं उन लोगों ने, बहुत गंभीर है। एक तरह उन लोगों की रिसर्च अच्छी है, डायग्नोसिस सिस्टम अच्छी है, लेकिन दूसरी ओर इन लोगों ने अपनी मोनोपोली चालू रहे इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपने इच्छाओं को वहां प्रमोट करते रहते, एक भी कोई दावा नहीं करना चाहिए।
तो उन लोगों की अच्छाइयाँ भी है, थोड़ी कमियां, लिमिटेशन है, बुराइयां भी है। योग तो ईश्वर ने दी हुई शास्त्र है। भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के भगवान बोले जाते हैं उसको, तो ये भी एक ईश्वर दत्त सारवार पद्धति आप मान सकते हो आयुर्वेद को। हजारों साल से अस्तित्व में था। लेकिन आजकल जो आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट बनने चाहिए वो बन नहीं रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से उसको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। आयुर्वेद का जो बेसिक फंडा है, नाड़ी डिटेक्ट करना, नाड़ी चेक करना। यानी आपकी हाथ की नाड़ी देख के आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ गया है, पित्त है, कफ है, वायु है, वो खून में होता है। उसको चेक करके आपकी प्रकृति जो अनबैलेंस हुई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और उसके लिए औषधि दी जाती है आपको, कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ परिधि दी जाती है, और इसको ट्रीटमेंट का आधार लेके पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मैंने आज तक जितने आयुर्वेद डॉक्टर देखे हैं, मिला हूं मैं इसमें, एमडी आयुर्वेद डॉक्टर्स तक मैं मिल चुका हूं। मैं जब भी किसी आयुर्वेद डॉक्टर को मिलता हूं तो मैं पहला सवाल उनको ये पूछता हूँ, साहब आप नाड़ी कितनी अच्छी देख पाते हो? ज्यादातर लोगों ने तो मुझे पुलिस ऐसा ही वाला बोला। तीस। अब लोग अपने आप को म्यूट रख के डिस्टरबेंस ना हो बीच में, इसके लिए। तो ज्यादातर लोगों ने जवाब तो ऐसा ही दिया कि हम अच्छी तरह नाड़ी नहीं देख सकते। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो बोल सकते हैं कि मैं नाड़ी का मास्टर हूं। अब नाड़ी विज्ञान एक ऐसी चीज है, मैंने काफी साल पहले, कोरोना से पहले, अहमदाबाद में सरकार ने एक आयुर्वेद का कॉन्फ्रेंस जैसा तो नहीं, लेकिन प्रदर्शन रखा था। तो वहाँ कुछ ऐसे नाड़ी वेद मुझे मिले जो आदिवासी विस्तार में रहते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जितनी अच्छी नाड़ी देख सकते थे इतना आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं देख पाते थे। नाड़ी चेक करना, नाड़ी देख के जजमेंट लगाना, ये जो काम है वो सीखने से नहीं आता। ये व्यक्ति के कर्म के हिसाब से भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही व्यक्ति उसको सही तरह देख पाता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। एक नाड़ी वैद्य को मैं जानता हूँ, वो खंभात से आगे एक गांव के हैं। उन्हों वो भाई साहब 10वीं भी कक्षा पास नहीं है, लेकिन उनको ये जो विद्या दी, उनके फैमिली के कोई दादा थे, वो वो दादा जिन्होंने उनको शक्तिपात के जरिए शिक्षा, ये दीक्षा दी,
नाड़ी चेक करने की। उनके जो जिन्होंने दी, उनको जिनके गुरु वो थे, वो एक अवधूत ही जगत के सन्यासी के साधक थे। वो इतनी अच्छी नाड़ी चेक करते थे कि किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि उनको क्या हुआ है। वो नाड़ी देख के ऐसा बोल सकते थे कि भी तुमको शरीर में ये समस्या है, तुम्हारी ये दिक्कत है, और आपने पिछले हफ्ते में कल क्या खाया है वो भी बता देते थे। इतने मास्टर थे, पेशेंट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो उम्र वाले हो गए तो उनके गुरु भाई ने उनको एडवाइस दी कि तुम्हारी ये विद्या किसी को देनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों का क्या होगा। तो वो नाड़ी वैद्य जो थे, उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि मेरा बेटे को तो मैं नहीं दे सकता, मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये विद्या उसको मैं दूंगा तो वो लोगों को लोगों का भला तो कम करेगा, लेकिन लोगों के पास से ज्यादा पैसा वसूल कर लेगा, उसको धंधा कर लेगा, बनाएगा। मैं उनको नहीं दे सकता। तो उनके गुरु भाई ने बोला कि तुमको जिसके ऊपर भरोसा है ऐसे व्यक्ति को दे दो ये तुम्हारी विद्या। तो उनके गांव में उनके फैमिली के दूर के कोई लड़का था, उनके ऊपर उनका भरोसा बैठा कि इसको देने में मुझे दिक्कत नहीं है। तो लास्ट के समय में उन्होंने वो बच्चे को बोला कि उनके हाथ पैर हेड यानी माथे पे हाथ रख के उनको दीक्षा दी, और दीक्षा के जरिए, शक्तिपात के जरिए उन्होंने पूरी अपनी विद्या वो लड़के के अंदर ट्रांसफर की। तब से वो लड़का आज हफ्ते में एक ही दिन अपने घर गांव रहता है। हर रोज कोई ना कोई गांव जाता है, कोई ना कोई शहर में जाते हैं प्री प्लानिंग के हिसाब से, और हजारों लोगों की नाड़ी चेक करता है वो। और पेशेंट को उनके कैंप में जाने के लिए लाइन लगती है, और पेशेंट को कुछ बोलना ही नहीं होता है कि उनको क्या दिक्कत है। वो सिर्फ उसके हाथ को पकड़ के बोल देते हैं तुमको ये समस्या है, और तुम्हारी ये समस्या के लिए तुमको तुम्हारे घर में आपके किचन में जो मसाले पड़े हैं, इसमें से 3 मसाले तुमको हर रोज एक एक या तो आधी आधी चम्मच ले लेनी है, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। ये भाई साहब, मैंने तब तक उनके ऐसे केस देखे हैं कि कई बार तो पेशेंट उसको रूबरू नहीं चले मिल सकते दूर होने के कारण, तो वो फोटो देख के उनकी समस्या का पता चला लेते हैं और उसकी सारवार करते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, 12वीं कक्षा में ज्यादा मार्क्स लाया है, साइंस का विद्यार्थी है, आयुर्वेद का 4 या 5 साल का डिग्री कोर्स किया है, इसके आगे एमडी का कोर्स किया है, वो व्यक्ति नाड़ी नहीं दे सकता है। और ये अनपढ़ व्यक्ति जिनको उनके गुरु ने शक्तिपात के जरिए उनको ये शक्ति दी है नाड़ी चेक करने की। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये शक्तियाँ आप अभ्यास से सीख सकते हो? तो मेरा अनुभव तो ऐसा कहता है कि नहीं। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जिनके ऊपर उनके गुरु की कृपा होती है, उनको ही ये शक्ति मिल सकती है। उनके पूर्व के जन्म के कोई ऐसे कर्म हो तभी वो मिल सकता है, बाकी ये सबके बस की बात नहीं है।
तो ये आयुर्वेद की हालत है। अनुभव के हिसाब से मैंने ये सब मेरे जीवन में सब देखा है। अब हमारे समाज में, हमारी दुनिया में जो सारवार पद्धतियां है, जैसे आयुर्वेद में मैंने बताया कि जो जन्मजात ईश्वर की या गुरु की कृपा पात्र है वो ये काम कर सकता है। एलोपैथी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि वो लोग बीमारी को जांच करने में माहिर है, बीमारी ठीक करने में नहीं है। आयुर्वेद कफ पित्त वायु को देख के ट्रीटमेंट करने का काम करता है। एलोपैथी रासायनिक केमिकल दवाइयाँ दे के बीमारी को कंट्रोल करते हैं, ठीक नहीं करते हैं। नेचुरोपैथी में भी आप देखो तो नेचुरोपैथी वाले पंचकर्म जैसी ट्रीटमेंट करवाते हैं, मड थेरापी का प्रयोग करते हैं, स्टीम बाथ करवाते हैं, सन बाथ करवाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की काफी ट्रीटमेंट करवा के बॉडी को अंदर से जो टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं उसको बाहर निकाल के लाभ दिलवाते हैं। बीमारी परमानेंट सॉल्व नहीं होती है। सारी सारवार पद्धति योग के अंदर भी देखिए, मैंने योग के अंदर बहुत काम किया है। परसों भी मैंने आपको बताया था कि मैं योगा का मास्टर, नोली क्रिया कैसे करनी है वो सिखाता हूँ लोगों को। तो योग के अंदर भी मैंने काफी सालों काम किया, फिर भी मुझे समझ में आया कि योग विषय हेल्थ के लिए है ही नहीं। हेल्थ तो इसकी बाय प्रोडक्ट है। योग विषय भगवान महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग जो है उसको जब मैंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में पढ़ा, क्योंकि वो हमारे योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में वो पूरा सब्जेक्ट था, तब पता चला कि योग हेल्थ के लिए नहीं है, आपकी आत्मा की जागृति के लिए है। तो आपको मोक्ष के रास्ते आगे जाना है तो योग को पकड़ो। लेकिन आजकल जितने भी योग में काम करने वाले हैं वो टारगेट करते हैं बीमारियां। वो खुद यम नियम का पालन नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। बहुत कम ऐसे हैं जो सही रियल में योगी है। सब में अच्छाइयाँ है, सब में कुछ मर्यादाएं हैं। इसके अलावा ये जहां जहां ये सारवार पद्धतियां जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, होम्योपैथी कहते हैं, यूनानी कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, नेचुरोपैथी कहते हैं, योग को भी सारवार पद्धति के तौर पे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी जितनी पद्धतियां हैं वो शरीर की बीमारी की समस्या को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर पाते हैं। ये हमारा अनुभव रहा। इसके साथ साथ हमने जहां जहां हेल्थ के बारे में जो जो लोग काम करते थे सबके साथ हम जुड़ने लगे, उन लोगों की सिस्टम को समझने का प्रयत्न किया और कैसे वो काम करती है उसको समझने का प्रयत्न किया। आजकल आप देखिए डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी डीआईपी डिप सिस्टम उन्होंने दी है। वो क्या करते हैं, जितना पेशेंट का वजन उसका 5% सलाद कच्चा खिलाते हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं।
मिलेटमैन, डॉक्टर खादिरवली, जिसको मिलेटमैन कहते हैं, उनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मिलेटमैन, डॉक्टर खादिरवली साउथ इंडियन है। वो लोगों को पकाया भोजन खिला के ठीक कर रहे हैं। आपने न्यू डाइट सिस्टम का भी नाम सुना होगा। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली, बीवी चौहान साहब। उनके गुरु थे अखिलेश जी। मेरठ का आश्रम था, जो अभी डॉक्टर गोपाल शास्त्री संभाल रहे हैं। तो वो लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप डॉक्टर खादिर वली को मिलोगे तो वो बोलेगे कच्चा खाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आयुर्वेद वाले को भी मिलोगे तो वो बोलेगे कच्चा नहीं खाना चाहिए, हमारे आयुर्वेद में तो कच्चा खाने की बात ही नहीं। अच्छा, बीवी चौहान साहब को आप मिलोगे तो वो बोलेगे कि तो पकाया खाना ही नहीं चाहिए, पका तो जहर है पकाया हुआ भोजन तो। खादिर वाली को बोलोगे तो वो बोलेगे कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, वो लोगों को पकाया खिला के ठीक कर रहे हैं। और चौहान साहब लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे हैं, पकाया खाने के लिए मना कर रहे हैं। दोनों की दिशा उत्तर दक्षिण है। फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। दोनों के हजारों लाखों फॉलोअर्स है। डॉक्टर विश्वेश्वर राय चौधरी के भी हजारों लाखों फॉलोअर्स है। अब सब में कॉन्ट्रा है। एक बोलता है ये नहीं करना चाहिए, दूसरा कहता है ये नहीं करना चाहिए, वो गलत है, सामने वाला बोलेगा वो गलत है। आप किसको सही मानोगे? और सब लोग अपनी अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, सबका चल रहा है। तो मैंने ये सब लोगों को योग से लेके नेचुरोपैथी का भी अभ्यास किया मैंने। ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन चलता है दिल्ली में, उन लोगों की यहाँ सेंटर थी अहमदाबाद में गांधी आश्रम में। तो वहीं से मैंने नेचुरोपैथी का भी किया। अंबेडकर यूनिवर्सिटी से फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया, लकुल्ली से योग का अभ्यास किया। और ये सारे लोग जो डीआईपी दीप वाले, डॉक्टर चौधरी से लेके डॉक्टर खादिरवली से लेके बीवी चौहान साहब, सबको मैंने सुना, उनकी पद्धति में क्या अच्छा है, क्या मर्यादा है। सबको देखते 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 मुझे ऐसा लगा कि व्यक्ति को बीमारी आने के बाद, ये सब लोग हैं, एलोपैथी वाले की तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, आयुर्वेद वाले की भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, नेचुरोपैथी वाले भी है, और सबसे महंगी ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी वाले की है, सबसे महंगी। आप कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, आपको हर रोज का 10,000 से लेके ज्यादा चार्ज मिलेगा। 10-10 दिन का 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं। सबसे महंगी ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी। सब लोग बीमारी होने के बाद काम करते हैं। अच्छा, योग में भी लोग मजबूरी में जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं हेल्थ कॉन्शियस जो बीमारी आने से बचने के लिए योग करने जाते हैं। मैंने योग भी किया और करवाया। योग करने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है, हर रोज योग करते थे फिर भी हार्ट अटैक में मर गए। तो मुझे सवाल होता था कि ये सब में सबसे अच्छा कौन, किसको फॉलो करें हम? कोई एक को पकड़ते थे तो इसमें भी मर्यादाएं आती थी, उसको छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं तो यहाँ जो नहीं था वहां मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो था वो वहां नहीं मिल रहा है। सब जगह कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ मर्यादा थी। तो मेरा मन मानता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि भी नहीं, हमको ये सब की मर्यादाओं को देख के लोगों को ऐसी बातें सिखानी चाहिए वो बीमार ही ना पड़े।
तो जितनी भी लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, वो लोग बीमारी में क्या करना है वो इसके ऊपर सबसे अच्छे लेक्चर देते हैं। लेकिन बीमारी आए नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर सब सारी बातें आपको कहीं पूरी नहीं मिलती है, मैंने देखा। तो मैं इसके पीछे लग गया, और ये जो योगाहार आहार का योग जो है ना, वो पुस्तक 20 साल का मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे लिखा हुआ पुस्तक है। हेल्थ लिटरेसी पे ऊपर तो कोई काम नहीं कर रहा है। बीमारी आने के बाद तो सारे लोग बैठे हैं, हर चौराहे पे बैठे हैं लोग, आ जाओ हमारे यहाँ हम तुमको ठीक कर देंगे। लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, उन लोगों को ये सिखाने वाला कोई नहीं है कि तू तेरे शरीर को ठीक रखने के लिए इतनी बातों का ध्यान रख, तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर तो कोई बोलता ही नहीं है। मेरी पूरी पुस्तक जो है ये इसके ऊपर है, ज्यादातर हेल्थ लिटरेसी। हम क्यों बीमार होते हैं, जब आपको ये बात का पता चल जाए कि भाई आप बीमार क्यों होते हैं, तो फिर आप ध्यान रखोगे। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपको पता हो कि भाई ये धंधा करने से नुकसान होता है, ऐसा नहीं करना है। किसी को उधारी देने से जोखिम रहता है कि भाई पैसा वापस नहीं भी आ सकता है, तो आप अलर्ट रहते हो, भाई मर्यादा से ज्यादा नहीं देते हो किसी को उधारी। जब आप धंधे में ध्यान रख सकते हो, तो अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। किसी को बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। आजकल देखिए बड़े बड़े जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, तो लाखों करोड़ों का उसका पैकेज मिलता है। आईआईएम अहमदाबाद में जो स्टूडेंट पढ़ता है, वो तो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की सैलरी के पैकेज में उनकी जॉब मिल जाती है। लेकिन यही आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, जिसको 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है हर साल की, उनको उनकी कॉलेज में उनकी शरीर को कैसे ठीक रखना है वो नहीं बताया जाता। बहुत विचित्र समस्या है। तो ये पुस्तक जो लिखने का मुझे मौका मिला, इसके पीछे मेरा समय, मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं इसके पीछे। मैं सिविल इंजीनियर होने के बावजूद धंधा छोड़ के इसके पीछे रिसर्च में लगा रहता था। जहां जहां गया, जिसके साथ गया, सबके वहां से कुछ न कुछ सीखने को मिला। लेकिन पूर्णतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। सब में कुछ अच्छाइयाँ थी, सब में कुछ बुराइयां थी। तो मेरा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी है। एनडीडीडीवाई किया है, वाईटीटीसी किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन का किया है, योग साइंस का अभ्यास किया है। इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन में कम्युनिटी साइंस मेडिसिन साइंस का भी अभ्यास मैंने किया था। सिविल इंजीनियर भी हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी मैंने अभ्यास किया है। मैंने सीखने में कुछ बाकी नहीं रखा है। मेरा अहमदाबाद में एक सेंटर चल रहा है, एनडीएस योग सेंटर करके। वहाँ हम मुफ्त सेवाएं देते हैं, 1 रुपये का चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली मुझे? तो ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा में सबसे पहले रखता हूँ मैं भगवत भगवान कृष्ण को। क्योंकि भगवत गीता उन्होंने लिखी, इसमें एक वाक्य जो लिखा है, योग की जो व्याख्या उन्होंने दी है, योगः कर्मसु कौशलम, ये दुनिया के सारे लोगों को, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, सबके जीवन में हर रोज उसको याद करने की, ये एक ही योग का सब्जेक्ट है जिसको हर रोज याद कर लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। ये कैसे हमारे जीवन में काम आता है, ये आगे हम देखते रहेंगे। योग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया घर घर तक ले जाने का, जिसका
श्रेय है वो रामदेव जी महाराज, वो मेरे योग के पहले गुरु थे। श्री श्री रविशंकर के भी जो योग के क्लास थे उसमें क्या क्या सिखाया जाता है ये सब भी मैंने समझने का प्रयत्न किया। राजर्षि मुनि जिन्होंने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर में हम कोर्स कर रहे हैं, उसकी स्थापना की है, उनके जो पुस्तकें थी योग के, वो करीब 250 पुस्तक मेरे पास थे। उनकी लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तकें थी सब पुस्तक मैंने बसाई थी। और थोड़े दिन पहले ही मैंने सारे पुस्तक वही लाइब्रेरी को मैंने डोनेट कर लिए जहाँ से मैंने ली थी। तो राजर्षि मुनि की लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से मुझे योग का थियरी का नॉलेज मिला। रामदेव जी के यहाँ से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। रामदेव जी का जो था वो सांसारिक प्रैक्टिकल, यानी हेल्थ को अच्छे रहने के लिए। लेकिन राजर्षि मुनि का जो योग था उनका प्रैक्टिकल, लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में योग की जो प्रैक्टिस करवाई जाती है शायद दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं करवाती होगी। शायद बाबा रामदेव के वहां भी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होगी, ये मैंने देखी है। तो थियरी और प्रैक्टिकल में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी को कोई नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा बीवी चौहान साहब मिले, जो नई भोजन प्रणाली वाले, न्यू डाइट सिस्टम वाले, वो कच्चा खिलाते थे लोगों को, उनके साथ भी जुड़े। उन्हों के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमने काफी काम किया। जब गुजरात राज्य योग बोर्ड की स्थापना थी, करी हुई सरकार ने की, तो शिषपाल जी को उसके अध्यक्ष बनाए। तो उन्होंने मेरे नॉलेज को योग टीचरों तक पहुंचाने में काफी मदद की। योग टीचरों को योगाहार के लेक्चर्स दिलवाए। श्री खादिरवली, डॉक्टर खादिरवली, वो मिलेट मैन कहे जाते हैं, वो लोगों को पकाया खिलाते हैं। और विश्व स्वरूप राय चौधरी, जिसका फोटो यहाँ अभी बुक में नहीं है क्योंकि ये बुक जब प्रिंट करवाई तब वो नहीं हमने ध्यान में आया था, तो उनका फोटो नहीं है इसमें, लेकिन उनकी सिस्टम को भी मैंने समझने का प्रयत्न काफी किया। हमारा जो सेंटर चलता है वो श्री राम फाउंडेशन नाम की संस्था है। इसके अंडर में हमने कोरोना से पहले जब मैंने योग सीखा लकुलिश से, तब से लेके काफी सालों तक लकुलिश के साथ सर्टिफिकेट, योग का सर्टिफिकेट कोर्स का हम सेंटर चलाते थे श्री राम फाउंडेशन में। और करीब 1,000 लोगों को मैंने सर्टिफिकेट कोर्स हमारी संस्था श्री राम फाउंडेशन के अंदर करवाया है। तो श्री राम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है दिनेश भाई पटेल और को प्रेसिडेंट है नरेश भाई पटेल। उन लोगों का मुझे बहुत हेल्प मिला मेरे सब्जेक्ट को आगे रिसर्च के तौर पे और इसमें काम करने के लिए हमको मौका दिया। गुजरात स्टेट योग बोर्ड के एसडीओ साहब थे बीवी वेदी साहब, तो उन्होंने भी मेरे कार्य को सराहना है और मेरा लाभ उन्होंने लिया। तो इस पुस्तक में जो सूचकांक है, ये तो हम एक एक चैप्टर देखेंगे तो इसमें आपको पता चल ही जाएगा एक एक टॉपिक के साथ। लेकिन ये पुस्तक, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि कोई भी काम आपको करना है तो पहले उसका ध्येय होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं आप। बिना वजह कोई काम नहीं करता, वजह चाहिए। कुछ भी करना है तो इसके लिए रीजन चाहिए आपको। तो योगाहार सब्जेक्ट क्यों, किसको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? तो मैंने एक प्रश्नावली बनाई है जिसके सवाल के जवाब आप दे के, जो हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास हाँ है, तो आपके लिए पुस्तक काम की है। जिसको भी आप पूछो भी, तुम कोई भी इसमें से कोई भी सवाल आप पूछो कि भी तुम्हारी ये इच्छा है, तो वो जवाब बोले हाँ, तो उनको बोल देने का भी तुम योगाहार को समझ लो, उसको समझने का प्रयत्न कर लेना। तो पहला सवाल ये है कि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, यानी हेल्थ कॉन्शियस हो।
जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए ही काम का है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उसके लिए कुछ काम का नहीं है। तो पहला सवाल ये है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए पुस्तक है। दूसरा, आपका पेट आपकी छाती से ज्यादा बाहर है, पेट मोटा है, उन लोगों के लिए भी ये काम का है। क्यों मोटा है, मोटा नहीं रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, सारा इसमें से उसको जवाब मिल जाएगा। क्या आप थोड़ा चलते हैं और काम करते हैं और थक जाते हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ना। क्या आप बिना रुके 5 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, यानी 5 मंजिले का बिल्डिंग है और आप स्टेयरकेस में चल रहे हो, चढ़ रहे हो, और बीच में कहीं रुके बिना आप 5वीं मंजिल तक बिना थके आप पहुंच जाते हो, तो आप हेल्दी हो। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बीच में थक जाते हो, बीच में रुकना पड़ता है, तो आपके लिए ये विषय पढ़ना बहुत, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आपको बार बार सर्दी बुखार हो रहा है, जो हो रहा है क्योंकि हर 4 महीने में सीजन चेंज होती है, 3 से 4 महीने में। तो जब सीजन चेंज होती है तब ये समस्याएं आती रहती है। अब ये आती है तो आपको नहीं आए इसके लिए ये सब्जेक्ट को पढ़ना आवश्यक है। क्या आप पुरुष है और आपकी 1 फीट ऊंचाई के सामने आपका वजन 12 किलो, यानी 5 फीट की ऊंचाई वाला व्यक्ति है, तो उसका 12 × 5 फीट, तो 60 किलो वजन से ज्यादा है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट सीखना जरूरी है। आप महिला हो और आपका वजन 1 फीट के सामने 11 किलो से ज्यादा है, यानी 5 फीट की हाइट की महिला है तो उसका वजन 55 किलो होना चाहिए, और 55 से ज्यादा वजन है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या आपको रात को सोते समय नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए भी आपको इसको सीखना जरूरी है। क्या आप रात में खर्राटे भरते हो, हाँ, पड़ोसी को सोने नहीं देते हो, आपके साथ सोया हुआ इसको, तो भी आपको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। क्या आप नियमित रूप से किसी बीमारी की दवाई लेते हो हर रोज, तो भी आपके लिए काम का है। आपके पेट में प्रतिदिन कब्जियत की महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन फीलिंग आती है आपको, तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। क्या आप जो काम करते हो उसमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि हर काम आनंद पूर्वक होना चाहिए। आनंद नहीं आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो आपके शरीर में है, आपके आपके मन में है, कहीं ना कहीं समस्या है। तो इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके व्यवहार के कारण लोग आपसे बचते हैं, आपसे दूर भागते हैं क्या, आपके पास बैठने के लिए राजी नहीं है, आपको आपसे बात करने के लिए राजी नहीं है, आपसे दूर भाग रहे हैं, तो आपको देख लेना चाहिए कि आपके अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसको ठीक करना आवश्यक है। आपके चेहरे की चमक कम हो गई है क्या, हाँ, आपको मेकअप करके ही आपके चेहरे को चमकाना पड़ता है, तो भी आपको ये सब्जेक्ट काम का है। क्या आप अपने जीवन में कम सार्थक महसूस करते हो, आपकी जिंदगी का मतलब ही आपको लगता है कि भी मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो भी आपको ये सब्जेक्ट काम का है। क्या आप अपना दैनिक कार्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हो, तो भी ये विषय आपके लिए काम का है। यदि आप सेवानिवृत्त है यानी रिटायर है और आपको कोई भी प्रवृत्ति करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भी समस्या है आपके शरीर में, ऐसा मान लेने का। आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हो, तो उनके लिए भी ये काम का है। क्या परिवार पर आपकी बीमारी और दवाइयों के खर्च का बोझ है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी, आपके बच्चे लंबी आयु वाले और स्वस्थ रहे, चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको यहाँ से सीख कुछ मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन भर किसी की सेवा लेने की नौबत ही ना आए, हाँ, पिछली जिंदगी में भी ऐसी इच्छा है, तो आपको ये पुस्तक आपको काफी नॉलेज दे सकता है। क्या आपको कोई लत है,
चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब या नशीली दवाओं का, हाँ, ऐसी कोई आदत है तो उनके लिए भी ये काम का है। आप बिना दवाई 100 साल जीना चाहते हो, लंबी आयु की इच्छा है, तो आपके लिए है। और 84 लाख योनि पूरी करने के बाद एक इंसान के रूप में आप खुशी से जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट काम का है। तो ये 25 जो क्वेश्चन है, आप ऐसा एक भी आदमी नहीं मिल देखोगे जिनको ये 25 सवालों में उनको जरूरत न पड़े। कोई ना कोई, किसी भी व्यक्ति को इसमें से कोई ना कोई सवाल लागू पड़ता होगा। तो इसका मतलब हुआ दुनिया में रहने वाले सारे लोगों को ये नॉलेज होनी जरूरी है। अहमदाबाद में विश्व उमिया फाउंडेशन नाम की एक बड़ी संस्था है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहा है। जैसे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे दुनिया में ऊंचा है, इसी तरह 508 फीट ऊंचा मंदिर वो लोग बना रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट है आरपी पटेल साहब। उन्होंने मेरी पुस्तक की, जब मैंने उनको पुस्तक दी 250 पन्ना की, तो साहब ने मुझे बोला कि भाई साहब, इतनी बड़ी पुस्तक कौन पढ़ेगा, आप उसको थोड़ा छोटा बनाओ। थोड़े ही समय में आपकी पुस्तक क्या बोलना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, वो पता चल जाना चाहिए। इतनी छोटी पुस्तक आप बनाओ। तो मैंने ये पुस्तक का कंक्लूजन पुस्तक बनाना शुरू कर लिया, और काटते 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 25 पान का पुस्तक बनाया, 25 पेज का, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाए और एक बार पढ़ने से सामने वाले को पता चल जाए कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। फिर ये पुस्तक की पिछली साल 31 अक्टूबर 2023, उस दिन उन लोगों ने अपने भारत के जितने भी राजा महाराजा थे, जिन लोगों ने पूरा अपना राजपाट भारत देश की सरकार को सौंप दिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख के दे दिया कि आज से हम राजा मिट जाते हैं और आप ये राज के मालिक हो जाओ, सरकार को दे दिया। ऐसे सारे राजा महाराजाओं का आज तक इतना उन लोगों ने देश को दिया है, राजाओं ने अपनी पूरी जमीन जायदाद मिलकर सब दे दिया है, लेकिन उनका कभी किसी सरकार ने सम्मान का प्रोग्राम नहीं रखा था। तो ये विश्व उमिया फाउंडेशन ने पिछले साल 31 अक्टूबर सरदार जयंती के दिन इसका प्रोग्राम अहमदाबाद में बहुत बड़ा रखा था। उसमें सरदार जयंती के ऊपर सरदार पटेल साहब की एक पूरी उमा सृष्टि मैगजीन में उनका पूरा अंक बनाया, और साथ में हमारी योगाहार पुस्तिका की दोनों पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री साहब सीएम पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल साहब के वरद हस्तों अपनी योगाहार की पुस्तिका का विमोचन करवाया था। उन्होंने 50,000 बुक प्रिंट करवा के घर घर तक पहुंचाया था। तो ये, और ये विश्व उमिया फाउंडेशन, उनका जो ऑब्जेक्ट है सनातन को समझाने का, तो वो सब बहुत अच्छी बात लेके आए हैं कि हमारा सनातन धर्म में अलग अलग ज्ञातियां हैं। कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई क्षत्रिय बोलता है, कोई शूद्र बोलता है, कोई वणिक बोलता है, सब अलग अलग ज्ञातियां में बांटे हुए हैं। ये ऐसे बोलते हैं कि भाई ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन ने की, तो शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों ने ये पूरा ब्रह्मांड का रचिया था, देवी है आदि। तो पार्वती माता जो है, उन्होंने जब अपने देह को यज्ञ में डाल के अपनी जान दे दी थी, तब भगवान शिव पार्वती का शव लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे। तब ये
समस्या से बचने के लिए भगवान ने उनको सबको काट दिया और उसके सारे अंग जहां जहां गिरे वहां 51 जगह 51 जगह वो शक्तिपीठ बने। आपको पता है कि 51 शक्तिपीठ जहां जहां भी है वो इतने पवित्र और इतने आध्यात्मिक जगह है। वहां आप जाओगे तो आप ऊर्जा से भर जाओगे और आपको वहां से कुछ एनर्जी महसूस होगी और आप वहीं से कुछ लेके आते हो। तो ये जो पार्वती था, पार्वती माँ थी, उसका दूसरा नाम था उमा। लोग उमा यानी उमिया माता को पाटीदार लोगों की कुलदेवी मानते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में वो पार्वती का स्वरूप है, पार्वती ही है। अब जहां पार्वती का कोई अंग गिरा और जहां महा शक्तिपीठ बना, तो एक अंग की जगह में ज्यादा बहुत बड़ा शक्तिपीठ है और वहां लोगों को लाभ मिल रहा है, शक्ति महसूस होती है, वहां के साथ जुड़े हुए हैं लोग। तो जहां पूरी पार्वती का स्थान हो, पूरी माता जी का स्थानक हो, तो वो कितनी ऊर्जा से भरा होना चाहिए। और है ऐसा, जैसे उमिया माता का जो स्थानक है उंजा में, तो आप जाइए, जितने भी पाटीदार लोग हैं उनको कुल देवी मानते हैं। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये सिर्फ पाटीदार की माँ नहीं है, सबकी माँ है। जैसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी माता की पूजन होती है, सरस्वती की पूजन होती है, सबके घर में होती है। इसी तरह पार्वती सबके घर में है, शिव सबके घर में है। तो उमा वो पार्वती ही है और ये सबकी माँ है, जगत जननी है वो, सिर्फ पाटीदारों की नहीं है। तो सनातन के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये जनवरी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो बालाजी बागेश्वर धाम वाले, उनकी कथा का भी आयोजन कर रहे हैं अगले अ, जनवरी के पहले वीक में अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो लोग नज़दीक है, अहमदाबाद के आसपास है, गुजरात में है, वो लोग लाभ लेने के लिए आ सकते हैं वहाँ। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक यहाँ आपको डॉक्टर साहब की बात बताना चाहता हूँ जिसका जिक्र मैंने पुस्तक में किया है। हमारी ऐसी मानसिकता होती है कि भी हम जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है कि भी जाना चाहिए, गलत नहीं है। ये डॉक्टर साहब है, अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में बीजे मेडिकल कॉलेज है। साहब कॉलेज के ईएनटी विभाग के बड़े हेड थे। साहब जब रिटायर हुए तो उनको एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी, प्रोस्टेट और गले का कैंसर तक, इतनी सारी बीमारी थी उनको। ये साहब ने अपने जीवन काल में उनकी ड्यूटी के अंदर 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स तैयार किए। 10,000 से ज्यादा, आप सोचो कि कितना उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। 10,000 से ज्यादा डॉक्टर तैयार किए हुए थे साहब ने। लेकिन साहब जब रिटायर हुए कॉलेज से, तो एसिडिटी की दवाई हर रोज खानी पड़ती थी, बीपी की खानी पड़ती थी, डायबिटीज की खानी पड़ती थी, प्रोस्टेट की दवाई खानी पड़ती थी। अब जिन्होंने 10,000 डॉक्टर तैयार किए हैं उनको क्या हर रोज दवाई खाने की जरूरत पड़नी चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी वास्तविकता थी ये। तो साहब ने जब हमारे संपर्क में आए तो उन्होंने हमारी बात को समझा कि भाई डाइट सिस्टम को बदलो, डाइट में ध्यान रखो, सारी समस्या चली जाएगी। तो उन्होंने डाइट बदला
क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये समझ लिया, तो उनकी सारी समस्या, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। उन्होंने अपना अनुभव और शुभकामना संदेश लेटर भी हमारी पुस्तक में हमने प्रिंट किया है। दूसरे ऐसे ही एक डॉक्टर थे, एमडी आयुर्वेद डॉक्टर। उनको सोराइसिस और अर्थराइटिस इतना भयंकर था, चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने भी अपनी सिस्टम को फॉलो किया और ठीक हो गए। ये रमन भाई पटेल है, हाँ, 68 साल के थे, 86 kg वजन था। अब अभी उनका वजन 50 किलो के आसपास है। 40 इंच की कमर थी तो 32 इंच हो गई। रोज की 16 गोलियां खाते थे, वो ठीक हो गए। तो ऐसे लोगों का अनुभव भी पुस्तक में है। डॉक्टर सुरेश भाग्या करके एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे मित्र है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू बाईपास द बाईपास ऑपरेशन। बाईपास ऑपरेशन को बाईपास कैसे किया जाए, उसके ऊपर पुस्तक लिखा। वो भी हमारी सिस्टम को समझने के बाद उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ए साहब ने भी एक शुभेच्छा लेटर दिया हुआ है। तो ये जो इन लोगों को, हमारी सिस्टम, हमारा ये सब्जेक्ट उनको अट्रैक्ट किया, जो एलोपैथी के फील्ड में मास्टर थे, आयुर्वेद के अंदर मास्टर थे, वो लोग हमारी बातों से प्रभावित होकर अपनी अपनी समस्याओं को ठीक कर कर लिया। तो हमारे सब्जेक्ट में कितनी ताकत है आपको समझ में आएगा। इसके लिए सारे उन लोगों के लेटर्स, अनुभव आपको मैं बता रहा हूं। तो ये समझने से पहले अपना शरीर कैसे बना है, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो में बताना चाहूंगा। शरीर कैसे बनता है। मान लो आप कोई गाड़ी बनाया, कोई फैक्ट्री वाला गाड़ी बनाता है। अब गाड़ी या तो डीजल से चलने वाली होगी, चाहे पेट्रोल से चलती होगी, चाहे हाइड्रोजन से चलने वाली होगी, या कोई कोई भी फ्यूल से चलने वाली। तो जब गाड़ी बनती है तो वही गाड़ी बनाने वाली कंपनी वो गाड़ी को कैसे ठीक रखना है उसका एक मैन्युअल बनाता है, कि भाई आपको ऐसी कोई समस्या आ जाए तो इस तरह मैन्युअल का उपयोग करके आपको इसको मेंटेन करना है। जैसे कोई भी मशीन हो, किसी भी प्रकार का, मान लो आप कंप्यूटर भी लेते हो, आप मोबाइल लाते हो, तो मोबाइल लाते हम तो मोबाइल का बॉक्स जब आता है तो इसके साथ यूजर मैन्युअल होता है, आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है। कोई भी मशीन लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो इसके साथ यूजर मैन्युअल मिलता है। तो हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। तो जिन्होंने वो पैदा किया है, जिनकी फैक्ट्री में हमारा मशीन बनता है, तो फैक्ट्री बन का मालिक जो मशीन बनाता है उसका यूजर मैन्युअल भी वही बनाता है। तो इसी तरह हमारा शरीर का भी यूजर मैन्युअल होता है, लेकिन ये यूजर मैन्युअल कैसे समझना है वो कोई हमको बताता नहीं है। अब कैसे बनता है पहले उसको एक देख लेते हैं, कि भाई मनुष्य का शरीर कैसे बनता है। शरीर बनना एक प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती एक प्रोसेस है। जब दो व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री, दोनों जब मिलते हैं, पुरुष का शुक्राणु, स्पर्म, और स्त्री का अंडा, ये दो जब आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मिलने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें से बच्चा कैसे ग्रो होता है, और कैसे उसकी डिलीवरी होती है, जन्म लेता है बच्चा। तो ये पूरा मशीन, यानी
मशीन बनने की ये प्रोसेस हुई, शरीर तैयार होके जब बाहर आता है माँ के गर्भ से। अब ये मशीन बनाने का जो काम होता है गर्भ में होता है, लेकिन जन्म लेने से पहले वही शरीर के अंदर एक आत्मा का भी प्रवेश हो जाता है। अब जो आत्मा शरीर के अंदर आती है, वो गर्भ के दरमियान भी कुछ सीख लेता है। उनकी माँ जो खाती है, क्या खाती है, कैसे खाती है, कैसा व्यवहार करती है, सारा भी सीख लेता है। और साथ साथ में वो अपने पिछले जन्म के यादें या कुछ वहीं से बुद्धि से लेके कुछ न कुछ वो लेके आता है। और वो जगह भी आत्मा ढूंढता है कि भी किसके गर्भ में मैं जाऊं, किसके वहां बच्चा होके मैं पैदा हूं। तो आप कहीं घूमने जाते हो तो कहीं ठहरने के लिए जब होटल ढूंढते हो, तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है। किसी को हिली एरिया अच्छा लगता है तो हिल स्टेशन वाली होटल को चॉइस करेगा। किसी को ऐसा हिल स्टेशन में बीक लगती है, डर लगता है, तो वो लोग पानी, कोई लोग पानी से दूर भागते हैं, तो वो लोग पानी के पास वाली होटल पसंद नहीं करेंगे। वो शहर में अच्छी जगह, लोग ज्यादा लोग है बीच में, पब्लिक के बीच में पसंद करेंगे। अच्छा, कोई शराबी है तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा कि भी वहां उनको शराब भी अवेलेबल हो जाए। तो हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस होती है। तो ये जो जन्म लेने वाले आत्मा होते हैं, वो भी अपने चॉइस के हिसाब से एटमॉस्फेयर ढूंढते हैं जगह जगह पे, क्योंकि मेरे लिए कहाँ अच्छा रहेगा, मेरी जो इच्छाएं है वो पूर्तिता हो जाए, ऐसी जगह वो ढूंढते हैं। और ऐसा वातावरण देख के ही वो बच्चा जो जन्म लेने वाले हैं उसमें आते हैं। तो वो भी अपने कर्म फल के हिसाब से उसको ऐसी जगह मिलती है। और जो बच्चा पैदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जो जो कर्म किए हैं, उनके फल स्वरूप ही उनके घर में ऐसे आत्माएं आती है। आत्मा तो ठीक, आपके घर के अंदर आपकी बेटे की बहू भी इसी तरह ही आती है। हाँ, ऐसे नहीं आ जाती है। और मैं तो तब तक कहता हूं, आपको आपका पड़ोसी भी तय करने का अधिकार नहीं है। वो भी आपके कर्मों के हिसाब से लेन देन के साथ ही आता है आपके पास में, नजदीक में। तो ये कर्म फल का जो गणित है ना, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है ये। उसको समझाना, समझ लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब बच्चे का निर्माण होता है शरीर का, तो वो कैसे होता है उसका एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ उसको। जब एक स्पर्म यानी शुक्र कोश पुरुष का गर्भ के अंदर रास्ते में योनि मार्ग से अंदर जाता है, तो वो अंदर जाके स्त्री के अंड बीज तक जाता है।
कैसे जाता है, कैसे फलित करता है उसको, वहां से लेके पूरा ये वीडियो है। तो ये शुक्र कोश अंड कोश तक चला जाता है और ये अंदर घुस जाता है। फिर वो अंडकोश अंदर से एक था, लेकिन उसके मल्टीपल कोश बनने शुरू हो जाता है। फिर वो अंडकोश फेलोपियन ट्यूब से लेके घूमता हुआ नीचे गर्भाशय में आके गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है, और वहां एक बच्चे का ग्रोथ शुरू होने लगता है। तो रीढ़ की हड्डी से लेके उसकी शुरुआत हो जाती है, और एक छोटा सा जो नरी नजर से भी आप नहीं देख सकते हो, इतना छोटा ये बच्चा का डेवलपमेंट गर्भाशय में शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 ये बड़ा होने लगता है। माँ की जो नाल है वो उसके नाभि के साथ जुड़ी हुई होती है, वहीं से उसको पोषण मिलता रहता है। बच्चे का मगज सबसे जल्दी और सबसे पहले वो डेवलप होने लगता है। तो पहला माथा बड़ा होता है, हेड बड़ा होता है, फिर शरीर के हाथ पैर और सब धीरे धीरे करके, और फिर उसकी ज्ञाति जाति भी फिक्स होती है, स्त्री बनेगी या पुरुष बनेगा, और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता रहता है। बच्चा 9 महीना रहता है गर्भ में, और गर्भ में रहता है तो जब बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ क्या बोलती है, क्या खाती है, वो सारा महसूस करने लगता है। जब वो 9 महीना हो जाता है तब वो अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न शुरू कर लेता है। जब तक वो गर्भ में रहता है उसको श्वास लेने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा जब जन्म लेके बाहर निकलता है, उसका जो भोजन का सपोर्ट जो नाड़ी से होता था वो काट लिया जाता है। उस टाइम उसका श्वासोश्वास शुरू कर होता है। गर्भ के अंदर रहता है तब तक श्वास नहीं लेता है। अब देखो, ये बाहर निकालने के लिए पहले हेड को आगे करता है, और वो खुद धक्का दे के बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। ये पूरा कुदरत के हिसाब से प्लानिंग होता है। ये परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। बच्चा, ये जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, वो तो 1 मिलीमीटर का 1000वां या भाग होगा। वो आप नजर से देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। और जो अंडा होता है, स्त्री का अंड कोश, वो 1 मिलीमीटर का 0.3 या 0.4 भाग का होता है, बहुत छोटा सा होता है। अब ये जो नरी आंखें हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, इतने दो छोटी चीजें इकट्ठा होके गर्भ में उसका पूरा बच्चा जब पैदा होता है 9 महीने के बाद, तो 1.5-2 किलो और करीब 9 इंच से 1 फीट तक की हाइट का बच्चा जन्म लेता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चा का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम उनकी माँ जो खाती है उसी में से ही पूरा शरीर का डेवलपमेंट, उसकी पूरी सारी सिस्टम शरीर की, वो सारा डेवलप होता है। तो भोजन की इफेक्ट बच्चे के शरीर के ऑर्गन के डेवलपमेंट और सब में आएगी। माँ जो खाती है
जैसा भोजन उसका वैसा ही बॉडी का निर्माण। मान लो आपको कोई प्लास्टिक की बॉल पेन बनानी है। अब वो बॉल पेन बनाने के लिए आप प्लास्टिक के ओरिजिनल वर्जिन दाने ले आओ और उसी में से पेन मोल्ड करो, तो सुपर बढ़िया क्वालिटी की हो जाएगी। लेकिन आप उसकी जगह एक कचरा ढूंढने वाले, कचरा इकट्ठा करने वाले में जहाँ प्लास्टिक का कचरा आया है वो सब इकट्ठा करके उसी में से दाने बना के जब आप बॉल पेन बनाओगे, तो अब इसकी क्वालिटी और ओरिजिनल वर्जिन दाने में से बनाई हुई प्लास्टिक के दाने की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो माँ जो भोजन खाती है उसमें उनका भोजन की जो क्वालिटी होती है उनके बड़ी बच्चे के शरीर के लिए उतनी ही मायने रखती है। लेकिन ये बात कोई माँ या उनके पेरेंट्स उनको ये बातें गंभीरता से सिखाते नहीं है। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी हालत जो है ना, उसके पीछे उनकी माँ का गर्भावस्था के दरमियान जो भोजन होता है वो ही जिम्मेदार है। माँ को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कुछ पता नहीं है। अब बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ये शुरू से। अच्छा, इसके साथ ये तो शारीरिक शरीर की बात हुई। इसके साथ मनोमय शरीर भी, क्योंकि आत्मा भी आती है। अब आत्मा जो आएगी वो एटमॉस्फेयर को देख के आएगी। जो आत्मा शराबी होगा, झगड़ालू होगा, वो ऐसी जगह ढूंढेगा वहां उनके जन्म लेने की जगह वैसी ही हो। घर में झगड़े फसाद हर रोज होते हो, पति पत्नी हर रोज झगड़ते हो, हाँ, शराब पीने वाले हो, झगड़े से ही दिन की शुरुआत होती है, मारझूड़ होती हो, तो वैसी आत्मा वही वैसे ही आएगी। आत्मा ऐसे तो नहीं आती। तो आपके वाणी व्यवहार वर्तन और भोजन से लेके आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके घर कैसी आत्मा लानी है वो तय करते हैं। इसके बिना नहीं होता है। तो अध्यात्म जगत भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9:45 हो गए, 10 मिनट ही बाकी है। 10 में तो, क्योंकि नया चैप्टर हम लेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई संशय है तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ऐसे तो हमारा 1 से 1.25 घंटा का लेक्चर रहेगा। 15 मिनट के लिए हम सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आपके मन में कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बार के जो टॉपिक थे उसी के रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार आपने जो सीखा सुना उसके बारे में आज नहीं पूछ सकते। हाँ, जो पढ़ने का बाकी है उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते। तो जिनको भी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे। मैंने पुस्तिका की पीडीएफ हिंदी और गुजराती दोनों की ग्रुप में रखी हुई है। तो आप जो
मान लो आज हमने जो पेज पे हम पहुंचे हैं, ये 4 नंबर का, तो 3 खत्म हो गए, 4 नंबर पे है, तो आप अगले जब बुधवार को आए तो उसको भी पढ़ ले तो अच्छा है, एडवांस में, तो रिवीजन हो जाएगा। सर जी, अ, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैसेज में किसी ने क्या लिखा है, फॉर सम मोमेंट यू कैन सर प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, दूसरा लोग, सॉरी सर, सर ये नाड़ी वेद का कहाँ पता चलेगा। भारतीय योग संस्थान is also teaching yoga and pranayam free of cost all over India. More than 140 free योग ट्रेनिंग सेंटर्स आर इन गुजरात। हाँ, वो अच्छा है, कई लोग योग में काम कर रहे हैं। मेरा ये कोर्स करने का रीजन मेरे बच्चे और मुझसे जुड़े और सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्दी लाइफ जीते हूँ दिख रहा हूँ। बोलिए, जो आशा पटेल, अनम्यूट कर। सर जी बोलिए। आपकी ये बुक ऑनलाइन मिल सकती है गुजराती में? हाँ, ऑनलाइन आपको चाहिए तो पोस्ट से हम भिजवा देंगे। मीन्स कहाँ? व्हाट्सएप करना है या तो हमारा सेंटर है, मुझे व्हाट्सएप, मेरा नंबर तो सबके पास है ही, हाँ। तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में आप हेलो हाई करोगे तो मेरा ऑटोमेटिक, आप जैसे मुझे व्हाट्सएप करते हैं रिटर्न मैसेज आ जाएगा अपने आप। ओके और सर, वो और रिटर्न पेमेंट? मैसेज में हमारा अहमदाबाद का एड्रेस है, वहीं से भी पर्सनली आके ले सकते हो, या तो आपको आउट ऑफ अहमदाबाद चाहिए तो पोस्ट से भी हम आपको भिजवा देंगे। आपको क्या चाहिए वो लिख के एड्रेस भेज देना, एड्रेस के हिसाब से कितना खर्च लगेगा और पुस्तक के साथ हम आपको बताएंगे, इतना सर पेमेंट करना मैं पड़ेगा। अहमदाबाद में ही रहती हूँ सर, तो बस आपकी तो ऑफिस कहाँ पे है सर? शाही बाग में है, वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो अपने आप आ जाएगा। सर आप पोस्ट कर सकते हो शाहीबाग से यहाँ पे भोपाल? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आपको हाँ। व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ओके, और गुजराती मिल जाएगा ना सर? जी। ओके ओके। उपेंद्र सिंह आप कुछ बोलिए साहब, मैसेज करके छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है। भाई आज सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन, यथायोग अभिवादन, आपको प्रणाम। ये मेरे मित्र थे, आप गुरु हैं। हेलो। नहीं, गुरु मत बोलिए साहब। जो आप हैं जो हैं सो हैं। आप भी मेरे लिए गुरु हो, क्योंकि आपके पास से मुझे काफी कुछ सीखने का है बाकी है। लेकिन और इतना मैं कहता हूँ कि बड़े सरल ढंग से आत्मा से लेकर शरीर तक का वर्णन करना, कितने लोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, मैं कई जो बात इन्होंने बताई, कई लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने ढंग से, प्रकृति की चिकित्सा वगैरह से बहुत ढंग से जुड़ा रहा और स्वयं पे करता रहा, ऐसा नहीं, हर चीज स्वयं पे करी है और उसके परिणाम भी मैंने देखे हैं। योग का परिणाम जैसा साहब ने बताया, बहुत अच्छे योगी होते हैं फिर भी डच करके मार खा जाते हैं, खाई मार। 2007 में मुझे अटैक भी आया, अच्छा, आपको आया था? सीवियर आया था साहब। उस टाइम पर मैं हाँ, भस्त्रिका, प्राणायाम, नौली क्रिया सब करता था, अच्छा, लेकिन आहार पर कोई कंट्रोल ठीक नहीं था। आहार पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये सब चीजें हुई। और मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ अभी, आप लोगों की जानकारी इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि कोविड के उपरांत, कोविड के बाद की बात जो है, ऐसी मेरी हो गई, मैं डायबिटीज से पीड़ित 2005 से हूँ, लेकिन कोविड के बाद ऐसी मेरी हालत हो गई थी
कि 28-30 पॉइंट तक इंसुलिन लेता था मैं, और परेशान बहुत ज्यादा था। एक दिन मैंने तय किया, मैंने कहा, यार ये क्या करूं, कैसे करूं। उसी दिन योगानुयोग होते हैं, कुछ चीजें होती है ना, जैसे कहा है कि अपने आए पड़ोसी भी नहीं, इस तरह चिकित्सक भी नहीं हमको मिलते। सही है। चिकित्सक भी नहीं मिलते, हम लोग जो आपस में यहाँ पर जुड़े हैं ना, एक विपुल भाई शाह हैं जो कनाडा से जुड़े हुए हैं अपने साथ में, बराबर है, मतलब कोई कहाँ कहाँ से जुड़ा है। ये हम लोग ये सोचते हैं कि अपनी मर्जी से जुड़ गए, तो ये हमारी एक वहम मात्र है, बराबर, ये हमारा एक खाली एक सोच मात्र है। लोग इस तरह नहीं जुड़ते हैं, हम लोग जुड़ते हैं किसी कारणभूत उससे जुड़ते हैं। तो उस दिन मैंने सोचा, और मैंने उससे बात करी, मेरे डॉक्टर हेमांग बख्शी, सिम्स के अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा बुलेटिन तो बंद कर दो भदौरिया जी, घऊं खावानू बंद कर दो, हम्म। खाना बंद कर दो। मैंने उस दिन तय किया कि बाजरी और ज्वार पे चला जाऊं। उसी दिन जब मैं वहां पर बैठा था, तो जो बिशन सिंह बेदी का जो आया, वीवी बेदी, हाँ। उसका भी योग फोन उसी वर्जन। समय आ गया। देखो योगानुयोग, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, योग जी। जब तक नहीं बैठेगा तब तक आप अच्छे चिकित्सक के पास भी नहीं पहुंच पाओगे। ये बात उतनी ही समझ के रख लेना था, जी। बराबर है। हाँ, लेकिन प्रयत्न करने चाहिए, प्रयत्न करे बिना वो भी नहीं बनता। तो उसने कहा कि आ जाओ, और सोच भी रहा था, उसी टाइम पे बैठा बैठा और सोच रहा था, तो पहुंच गया साहब के पास। साहब के पास पहुंचा, साहब ने सारी चीजें बताई। टू बी वेरी फ्रैंक, पूरी नहीं कर पाता हूँ, पूरी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन खादरवल्ली और साहब, ये दो का सम्मिश्रण करके आज की तारीख में मैं इंसुलिन से तो मुक्त हो गया। तो बढ़िया। कंट्रोल में। पहले मेरा 9.7 9.8 था, बराबर, अभी मेरा बिलो 7 आता है, मीन्स कंट्रोल लेवल जिसको बोलते हैं ना, वेल कंट्रोल्ड, हम्म। डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड। थोड़ी मेडिसिन लेता हूँ, कारण कि इसका एक कारण, सबसे मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ पे बहने जाना है। तो इस कोर्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बहनों की है, मैं आपको बता देता हूँ। कारण कि जब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे साहब, ये करना बड़ा मुश्किल होता था। सच सही बोलता सही। हूं, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। आपके, इसलिए देखो साहब क्या करते हैं, साहब जो है राजेश भाई, पति पत्नी दोनों को बुलाते हैं, तुम दोनों आओ, एक, दोनों आओगे तो पता चलेगा कि भाई कैसे क्या है। आज की तारीख में मुझे दिक्कत है, आज तो खा लो आप, आज तो ये खा लो, आज चलेगा, एक दिन तो चल जाएगा। वो एक दिन वाला है ना, वो प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से मैं अभी भी इंसुलिन तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन गोलियां अभी छूटी नहीं है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मेरी गोली बिल्कुल मैंने कंट्रोल में कर दी है। बीच में फिर क्या होने लगा कि कंट्रोल इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, रोज मैं टेस्ट करता हूँ। सुबह में 14 घंटे का उपवास, और वो वो जो धनिया, पुदीना, पत्ते वगैरह का रस सब लेकर करता हूँ। मेरा माइनस में जाने लग गया था। अच्छा। 70, 70 चला जाए, अब 70 चला जाए वो भी खतरा है। खतरा है, खतरा है। हाँ, ये मैं बात बताता हूँ, जिसको भी आप लोग ये ट्रीटमेंट दो, उसको थोड़ा बोल देने का, देखो डायबिटीज बढ़ जाना है जितना डेंजर है, कम हो उससे जाना भी। हजारों गुना ज्यादा डेंजर डायबिटीज घट जाना। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, जो सिविल में इसके रेडियोलॉजी के हेड थे। वो ये कहते हैं कि दवा खाने के बाद, एक देखो डॉक्टर हमारे यहाँ पे एक मावलंकर करके सर्जन होते थे यहाँ पर, अभ्यंकर, अभ्यंकर, सॉरी, मावलंकर नहीं, अभ्यंकर, डॉक्टर अभ्यंकर। उन्होंने इंसुलिन लिया और डायबिटीज की गोली ली, और बोला खाना खाता हूँ करके सो गए, थोड़ा सा लेट गए, टीवी देखने लगे, नींद आ गई, थके हुए थे। नींद में ही चले गए। तो ये हमारे इंसुलिन से भी डेंजर हो जाता है, जब ये सब हम लोग प्रक्रिया से शुरू करते हैं ना, एकदम से ऑल ऑफ सडन जाता है नीचे। हम्म। लोगों को बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ।
आपका इंसुलिन बंद हो गया है, वो सबसे बहुत बड़ी बात बात है, है। बड़ी बात गोली है। भी धीरे धीरे जाएगी, कोर्स जैसे खत्म हो जाएगा तब तक वो भी चला जाएगा। मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि अगर घर के वाले थोड़े साथ दें, आमली बामली जे छे, ये वो आमली बनाते हैं, वो हम्म। आमली का सेवन साहब के इसमें रह के किया है मैंने, आमली वगैरह का ये जो कुछ किया है, इनके साथ में बैठ के आइए, प्रोबायोटिक को एक वगैरह बार सब। आइए अपने घर वाले को भी लेके सेंटर पे। हाँ आऊंगा, वो क्या है थोड़ा है तो मैं अच्छी तरह से, और इतना मैं जानता हूँ कि सब्जियां तो सब्जियां हैं, इतना मैं जानता हूँ। ये तो हम लोगों के लिए, और चबा चबा के खाने की तो जो चीज। हमारी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं। अपना इंसुलिन बंद किया, हमारी योगाहार की सिस्टम से इंसुलिन बंद किया, फिर वो स्टूडेंट भी बन गए। मैं और इसके लिए जुड़ा हूँ, और अभी इस समय बड़ा थोड़ा अ, असमंजस में चल रहा हूँ। घर में शादी भी है, रिनोवेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बराबर है ये चीजें जो सब में। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जहाँ हम लोग आए हैं, ये सोच लेना आप लोग कि हम लोग आए हैं ना, तो आए नहीं, हम लाए गए हैं। तो द्वारा अपने मर्जी से कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। सही सही। हाँ, ये बात समझ लेना है, पीछे मेरी लाइब्रेरी है, ये मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी है। अच्छा, बढ़िया। बराबर है। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि जो साहब से सीख लो, कारण के गुरु के पास से पुस्तक देखो, एक बात है, पुस्तक में और गुरु में एक फेर बता देता हूँ। साहब की पुस्तक तो हम लोगों ने 3,000 रुपए दिए हैं 5,000 की जगह, और उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक बात मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, आप पुस्तक कभी भी जवाब नहीं देती। अगर पुस्तक में कहीं शंका आ गई तो पुस्तक आपको जवाब नहीं देगी साहब। और पुस्तक में अगर कहीं गलत छप गया, गलती से गलत छप गया, तो उस पुस्तक को ही पढ़ोगे, वो भी गलती बढ़ती चली जाएगी। केवल गुरु ऐसा आएगा जहां पे बैठ के हम लोग बोलते, राजू भाई आओ छे, ऐसा है, ये इसका क्या, ये गुरु ही बता सकता है। और ऐसा सर्वोचित मौका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देखो इन्होंने हम लोगों को ढूंढा है, एक्चुअली देखने जाओ तो विद्यार्थी गुरु को कभी ढूंढ ही नहीं पाता, गुरु विद्यार्थियों को ढूंढता है, इन्होंने सही ढूंढा। सही सही बात है। इसके लिए मैं अपने इनके आभारी हैं कि इन्होंने हमको ढूंढा है। बराबर है। तो फिर मैं आपको इतना बोल के अपनी बात को विराम देता हूँ। बराबर है। ज्यादा नहीं बोलता मैं, आप देखोगे मैं चुप ही बैठा रहता हूँ, कान के सुनता रहता हूँ। हाँ, सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन आज की प्रक्रिया बहुत बड़ी थी। बराबर है ये, लेकिन अभी फिर बात करेंगे। लेकिन इन्होंने जैसे जैसे बताया ना, इन्होंने एक बात वो जो बताई, तो बहुत महत्व की बात है। इतने खाक छानी है इन्होंने, मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, स्वाभाविक है मेरे लिए। तो इन्होंने इतनी खाक छानी है कि ना पूछो बात। जो इन्होंने कहा ना कि एक आत्मा शरीर का जो चयन करती है, वो बहुत बड़ी बात है साहब, वो छोटी सी बात नहीं। आज मैंने कहा ना सर्वोचित, बहुत छोटी सी बात को लेकर मैंने जो बात कही, हम लोग ऐसे नहीं, आत्मा शरीर का चयन करती है। और आजकल एक छोटी सी बात बोल दूं जरा सा आपकी अनुमति के साथ में। नहीं नहीं, अनुमति है, आप जो भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे, लोगों आजकल के हित के आपको लिए ही है बोलोगे। दुरात्माएं और भूत प्रेत जो होते थे ना, आजकल कम मिलते हैं साहब। हेलो। कारण के पहले इस तरह की दुरात्माओं को कोख नहीं मिलती थी, जी उनको गर्भ नहीं मिलते थे, तो इसलिए वो भटकती रहती थी। आजकल उनको बहुत इजीली मिल जाती है सब चीजें। तो आजकल अच्छी आत्माएं भटकती हैं, खराब आत्माएं तो तुरंत तुरंत पैदा होकर बाहर आ जाती हैं। इसके हाँ, लिए अच्छी आत्माएं जो भटकती हैं वो किसी को परेशान भी नहीं करती। जो वेटिंग में है अच्छे कोख की, बराबर है, तो अच्छी कोख की वेटिंग में अब वो अच्छी आत्माओं की संख्या बढ़ गई है, पहले दुरात्माओं की संख्या ज्यादा थी। ये एक जी छोटी सी बात में बोलकर अपने बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। इसके बारे में सोच लीजिएगा। जी। तो मेरी जो पुस्तक है उसमें ज्यादातर तो शरीर के बारे में, आहार कैसे लेना चाहिए, कैसे लेने से क्या होता है हाँ, जैसा शरीर, आपने बताया ना कि ये सब मैं मैं ज्यादा बताता हूँ। एक बात नहीं लिख सकता उसमें, नहीं लिख। लेकिन लेकिन साथ में हमको साहब ने बोला, उपेंद्र सिंह ने,
कि भाई अच्छी आत्मा लाने के लिए भी एटमोस्फियर, आपको एटमोस्फियर क्रिएट करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर मान लो अभी कोई किसी का शादी करने का बाकी है, बच्चे पैदा करने का बाकी है, तो अभी से इसके पीछे लग जाना, तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप वो रास्ते पे चलोगे और अच्छी आत्मा को आह्वान करोगे, उनके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओगे, तो जरूर आपके घर आएंगे। और हमने तो ये अनुभव ऑलरेडी देखा है। हाँ, मेरा लड़का जब उनकी माँ की गर्भ में था, तो उनकी माँ धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ती थी। हाँ, तो बच्चा आया उनके साथ, मुझे कभी झगड़ा नहीं हुआ है, मारपीट कभी करने की नौबत नहीं आई है। और ऐसे ये बिना कुछ किए नहीं मिलता है, तो भोग तो देना पड़ता है। तो आज का लेक्चर बढ़िया लेक्चर, और पिछली बार से अभी का लेक्चर हर बार अच्छा कुछ मिलेगा। बस यही अभिलाषा और यही अभ्यर्थना के साथ में हम लोग आज पूरा हम कर। अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे, 100% देने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन कभी कोई सब्जेक्ट या परीक्षा 100% नहीं हो पाती है। तो प्रयत्न रहेगा कि भाई मेरे पास जो है वो तो मैं आपको डिलीवर करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैंने पैसा कमाना छोड़ के इसके पीछे जिंदगी लगाई मैंने। और मैं छोटे से घर में रहता हूँ, पैसा भी इतना इकट्ठा नहीं किया है, रोटी कपड़ा और मकान जितना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा भाव था कि भी मेरा विषय जो है वो कभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के साथ मैं जुड़ूं। और इसके लिए मैंने पिछले 1 साल से, जब मेरी पुस्तक लिखे तो काफी साल हो गए, पिछले साल हमारा कनेक्शन हो गया इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ। फिर मैंने सोचा कि भी ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी, यहाँ के लोगों के साथ हम काम करें, थोड़ा अजुगता लगता था। तो मैंने काफी समय से, फिर मैंने सोचा कि भी जहाँ से मैंने योग पढ़ा है, राजर्षि मुनि और लकुलिश भगवान, दोनों को मैंने याद करके मेरी नींद 2-3 बजे पूरी हो जाती है रात को। और उसी टाइम मैं बेड में रहते भगवान लकुलिश को और राजर्षि मुनि दोनों की मालाएं करता हूँ। और वो करते करते एक दिन ऐसा आया कि लकुलिश यूनिवर्सिटी में मेरा प्रपोजल गया, और यूनिवर्सिटी ने मुझे कुछ ज्यादा पूछे बिना, देखो क्योंकि कोई भी बात किसी को मनानी है तो आपको उसके एविडेंस देने पड़ते हैं, उसको मनाना पड़ता है, काफी काम करना पड़ता है, तभी जाके काम होता है। लेकिन भगवान को मैंने आगे किया, उनकी मालाएं मैंने जपी, राजर्षि मुनि की, और ये काम हो जाने के बाद भी ये चालू ही है। तो आपको सूक्ष्म जगत के सहकार चाहिए आपको, तो आपको उनको याद करना पड़ेगा। और ये मेरे जीवन में मैंने देखा है, और उनका भी लाभ मैं खुद ले रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको जो भी चाहिए उनको देने वाले को आपको याद करना पड़ेगा, चाहे यहाँ जिंदा है या मर चुके हैं, हाँ देह छोड़ दिया है, वो कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो लोग काम करते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है। तो आदि व्याधि और उपाधि एक अपना ही एक ऐसा कोर्स है जो आपको इस सारी बातों का मैं नॉलेज देने के लिए प्रयत्न करूंगा, सारे प्रकार के। आपको ऐसा यूनिवर्सल सारा सब बातों की समझ देने वाली सब्जेक्ट मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। तो अ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, दिलासा देता हूँ कि अपना कोर्स 3 महीना होगा, तब तक मैं आपको 100% देने का प्रयत्न करूंगा। आप लोगों को भी उसके ऊपर सिर्फ थियरी अकेले से नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल भी उसके ऊपर साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे उपेंद्र सिंह ने बताया कि वो जब हमें मिले थे
तो हमने उनको गाइडेंस दिया था कि भी आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपकी इंसुलिन छूट सकती है। तो उन्होंने प्रयोग किया और अपनी इंसुलिन से बाहर आ गए। तो प्रयोग तो उनको ही करना पड़ा। हमारा तो काम क्या था, जो हमारा नॉलेज है वो आपको शेयर किया, जो बताया। लेकिन प्रयोग आप जब तक नहीं करोगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो आदि व्याधि और उपाधि के रिलेटेड जो भी बातें हैं, उसमें आपको लाभ लेना है तो उसको अमल भी करना पड़ेगा। बिना अमल आप भगवान को याद नहीं करो और आप इच्छो कि भगवान मेरे पर कृपा करे, मेरी फैमिली के ऊपर कृपा करेगा, तो नामुमकिन है, नहीं होने वाला है। आप सोचो ही नहीं कि भी आप बिना कुछ किए आपको मिल जाए। ठीक है। तो अ, अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ एंड करते हैं। ओके। अब किसी को लगता नहीं है कोई क्वेश्चन पूछना है तो